नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है सत्ता के गलियारों की चटपटी, रोचक और कानाफूसी पर आधारित खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। जिन्हें मुफ्तखोरी की आदत लग जाती है उनका चस्का छूटता नहीं। खास तौर से जो अफसर हैं उनके लिए तो ये बहुत ही कठिन काम है। अब अफसरों के मामले में चाहे उनका बंगला हो, चाहे उनकी गाड़ी हो, चाहे उनका नौकर हो, उनको हर चीज़ मुफ्त चाहिए। और अगर ये चस्का लग गया तो एक नहीं दो चाहिए, कई चाहिए। आज हम बात ऐसे ही करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित जिले नोएडा की, जहां पर तबादला होने के बाद भी सरकारी अफसर सरकारी बंगलों में जमे हुए हैं। उनका कब्जा है, उनका मोह नहीं छूट पा रहा है। वो दूसरे ज़िलों में तबादला होकर चले गए, लेकिन नोएडा के बंगलों पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। क्या सरकारी बंगले रिटायर अफसरों के लिए, ट्रांसफ़र होकर चले गए अफसरों के लिए निजी जागीर की तरह हैं, जो ये समझते हैं कि उन्हें कभी खाली करना ही नहीं है। अफसरों का भी हाल ऐसा है कि बंगला हाथ से न जाने पावे, चाहे इसके लिए कितने ही दरों पर हाथ क्यों न फैलाना पड़े। जो लोग बड़े बड़ी अखिल भारतीय सेवा में IAS IPS में हैं, वो अगर बंगले के लिए गिड़गिड़ाते हैं, वो हाथ फैलाते हैं, तो ये शोभा नहीं देता। नोएडा के जो सरकारी बंगले हैं उनमें विभिन्न सारे अफसर कब्जा जमाए बैठे हैं। समय समय पर ये मुद्दा उठता रहा है, लेकिन ये सबसे पहले मुद्दा तब उठा जब नोएडा की CEO रितु महेश्वरी ट्रांसफ़र होकर आगरा की कमिश्नर बन गई और उन्होंने नोएडा का बंगला खाली नहीं किया। हालत ये हो गई कि जो बंगले के असली मालिक थे वो किराए पर रह रहे हैं। जो ट्रांसफ़र हो गए, जो रिटायर हो गए, वो सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। नोएडा में सरकारी बंगलों को लेकर मचे इस हंगामे और घमासान के बीच अब एक नोटिस जारी हुई है 6 अफसरों को बंगला खाली करने का, जिसमें 4 IAS और 2 IPS अफसर भी हैं। नोएडा से बैठकर नौकरी का नज़ारा दिल्ली तक देखने वाले अफसर बंगलों का मोह छोड़ नहीं पाते, लेकिन अब नोटिस आई है तो बंगला खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जो CEO हैं नोएडा के, जो मालिक हैं नोएडा के इन बंगलों के, वो खुद किराए पे रह रहे हैं। लोकेश यम, बड़ी विचित्र बात है। और जो लोग कभी यहाँ तैनात थे, जो लोग यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले गए, जो लोग अब IAS IPS की सेवा से भी रिटायर हो गए, वो भी सरकारी बंगला में पड़े हुए हैं। मतलब मेन आदमी किराए पर रहा है और जो रिटायर हो गए वो सरकारी बंगले में रहा है। ये कौन सा इंसाफ है? इन बंगलों में किनका कब्जा है उनका नाम सुनिए। मोनिका गर्ग अपर मुख्य सचिव हैं, लखनऊ में तैनात हैं, उनके पास भी नोएडा में एक बंगला है। आराधना शुक्ला वो फरवरी में रिटायर हो गई हैं इस साल, लेकिन अभी भी उनके पास नोएडा में एक बंगला है सरकारी। रितु महेश्वरी वो कमिश्नर बनकर चली गई थी, लेकिन नोएडा में उनके पास एक बहुत बड़ा बंगला है, जिसमें बताया जाता है कि 28 कमरे हैं, 50 नौकर चाकर लगते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी पर इन अफसरों का कब्जा है। अब इन लोगों की वजह से ही सारा बवाल हुआ। असली जड़ तो देखिए रितु महेश्वरी है। न ये बंगले खाली ना होते, बने रहते, न इतना हल्ला मचता। लेकिन रितु महेश्वरी ने बंगला ये खाली नहीं किया तो मजबूरी हो गई, फिर मीडियम चीज़ें आ गई। इसी तरह लव कुमार जो अब DIG हो गए हैं, वो लखनऊ में तैनात हैं। अभिषेक वर्मा वो हापुड़ में इस समय SP हैं। इन दोनों के पास भी नोएडा में फ्लैट हैं, ड्यूप्लेक्स मकान हैं। अब आइए कि अफसर जो हैं ऐसा करते क्यों हैं। अफसरों को आदत लग जाती है, खाली बंगले के नहीं मामला है। अफसर अपने पास गनर, चपरासी ये तक नहीं छोड़ते रिटायरमेंट के बाद। पुलिस महकमे में तो कई DG ऐसे हैं जो सरकारी वाहन आज भी इस्तेमाल करते हैं। रिटायर हुए उनको 55-10 साल हो गया, इस पर किसी की नज़र नहीं जाती। IAS अफसर भी कई सारे ऐसे हैं जो विभागों से नौकर चाकर उनके घरों में लगे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास गाड़ी भी आ जाती है बुलाने पे। ये कौन सी सुविधा है आफ्टर रिटायरमेंट
आफ्टर ट्रांसफ़र ये किस नियम कानून के तहत दी जाती है? जब आम आदमी के लिए संविधान की सारी किताबें खोलकर नियम कानून बताया जाता हो, वहाँ अफसरशाही के लिए सारे नियम कानून धता हैं, तोड़ दिए जाएं, वो जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग करते रहें, उनको कहने वाला कोई ना हो। ये अजीब और विचित्र स्थिति कब तक इस समाज में चलेगी? उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे चर्चित पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल। वो इंडिया के गठबंधन में शामिल है, लेकिन उनकी जो खीर खाने वाली बात है वो रह रह कर उभरने लगती है। कभी उनके विधायक जाकर मुख्यमंत्री से मिलने लगते हैं, कभी वो राज्यसभा में जब वोटिंग होती तो वहाँ से नदारद हो जाते हैं, वहाँ वोट नहीं डाल पाते। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी को लेकर तमाम सारी कयासबाजियाँ चल रही हैं। आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के गठबंधन में रालोद की जो स्थिति है वो डामाडोल बनी हुई है। उनकी लगातार बीजेपी में जाने की खबरें उड़ती रहती हैं। राज्यसभा में जब दिल्ली सर्विस बिल के खिलाफ मतदान हो रहा था तब जयंत चौधरी अनुपस्थित हो गए, जिसके बाद ये चर्चा फिर चल पड़ी। सवाल फिर खड़े होने लगे कि कहीं जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन को गच्चा न दे जाए। हालांकि अभी तक कोई ऐसा स्टेप सामने नहीं आया। ये बात दिल्ली की उधर शांत होती, यहाँ उत्तर प्रदेश में उनके विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुँच गए। पूरा विधानमंडल दल सीएम आवास पर नजर आया। योगी के साथ मुलाकात की उनकी तस्वीरें बाहर आई और फिर ये चर्चा चल गई कि भाई राजभर के बाद जयंत चौधरी का मन अभी मान नहीं रहा है। लग रहा है कि वो देर सवेर अचानक से किसी दिन विस्फोट कर सकते हैं और मामला इसी वजह से गर्मा गर्म बना हुआ है, गर्माता रहता है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जयंत चौधरी क्या अखिलेश यादव के गठबंधन में रहेंगे या जाएंगे? इसको लेकर कयास चल रहा है। कई बार मामला 50-50 पे आके रुक जाता है, कई बार ये लगता है कि चले गए, अब गए तब गए, कई बार लोग कहते हैं कगार पे खड़े हैं चाहे जब चले जाएं। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले दिनों आरएलडी और अखिलेश यादव के बीच लोकसभा की सीटों के लेकर बंटवारे पर चर्चा भी हुई है। आरएलडी की डिमांड ज़्यादा है और इसीलिए अभी फाइनल समझौता या सीट का रूप सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन कुछ विश्लेषक ये मानते हैं कि जयंत चौधरी का खीर खाने वाला बयान आज भी जिंदा है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। भाजपा ने उम्मीद नहीं छोड़ी है और भाजपा लगातार उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। जानकार ये भी कहते हैं कि जयंत की पार्टी केंद्र और यूपी जगह दोनों जगह केंद्रीय मंत्रिमंडल में और उत्तर प्रदेश की सरकार में बहुत जल्दी मंत्री पद भी हासिल कर सकती है। हालांकि अभी मंत्रिमंडल का उत्तर प्रदेश में विस्तार नहीं हुआ है, हो सकता है कि राजभर के साथ ही कोई निर्णय सामने आ जाए। बातें चाहे जितनी हो, लेकिन अभी तक जयंत चौधरी ने पत्ते साफ नहीं किए हैं, खोले नहीं हैं और ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है कि जयंत चौधरी बीजेपी से हाथ मिलाकर रहेंगे। तो सियासत में आखिरी दिन तक लोग विपक्ष में रहकर सत्ताधारी दल के को कोसते हैं और अगले दिन जाकर शपथ ले लेते हैं। यूपी में कोई ना कोई चमत्कार तो वो करेंगे, चुप बैठने वाले नहीं हैं। अब उस चमत्कार में चकाचौंध में जयंत चौधरी का नाम है या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन रालोद और जयंत चौधरी दोनों की स्थिति जनता के मन में अब डामाडोल नजर आती है। लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जयंत रहेंगे या जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। यूपी के शराब सिंडिकेट में एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, बेताज बादशाह हुआ करते थे पोंटी चड्ढा। उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो उनका सिक्का चलता था। अब उनकी मौत के बाद यूपी में शराब महकमे में एक ऐसा नाम लगातार पोंटी चड्ढा की तरह बढ़ता जा रहा है, जो मामूली सी शुरुआत से आज कई हजार करोड़ की कंपनी बन गई है। रेडिको खैतान, जिसको पोंटी चड्ढा के रहते बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज रेडिको खैतान उत्तर प्रदेश के शराब व्यवसाय पर एक छत्र राज कर रहा है। यहाँ तक आप कह सकते हैं कि 60 से 70% जो शराब कारोबार का मार्केट है उस पर रेडिको खैतान का कब्जा है। रेडिको खैतान के मालिक हैं ललित खैतान। ललित खैतान की अब उम्र हो चली है, बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने ये विरासत अपने बेटे को भी सौंप दी है। लेकिन
आज 15 से 20 हजार करोड़ की कंपनी इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई, इतनी बुलंदी पर पहुंच गई रेडको खैतान। ये कैसे हो गया? ये क्या अचानक हो गया, रातों रात हो गया, बिना किसी सहारे हो गया, बिना अफसरों की मिली भगत के हो गया? ये तो सब खुलासा सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में हो गया। जब एक रिपोर्ट विधानसभा में अभी पेश हुई और उसमें यह कहा गया कि रेडको खैतान ने सरकार को 1000 करोड़ से ज़्यादा का चूना लगा दिया है, टैक्स चोरी की है, और इसका खुलासा सदन के पटल पर रखा गया। जब सीएजी की रिपोर्ट तो उसमें हुआ है ये 1000 करोड़ से ज़्यादा की जो टैक्स चोरी है, ये सन 2013-14 से लेकर 2020 के बीच, यानी कि लगभग 8 सालों में सरकार को 1000 करोड़ से ज़्यादा का चूना लगाया गया है। इस चूने में 482 करोड़ रुपया सरकारी ब्याज भी शामिल है। आप देखिए कि रेडको खैतान एक ऐसी कंपनी है, शराब निर्माता, जो बहुत मामूली जिसने शुरुआत की थी। रामपुर में उसकी डिस्टिलरी है और वहाँ से आज वो उत्तर प्रदेश के शराब कारोबार पर पोंटी चड्ढा से भी आगे निकल गई। वो जो चाहती है वही ब्रांड बिकता है, यानी कि 60 से 70% शराब कारोबार पर अकेले उसने कब्जा कर लिया है। 8 PM शराब का नाम तो आप सबने सुना होगा। शाम को 8 बजते ही लोग 8 PM के ढक्कन खोलने लगते हैं कि भैया दारू खुल जाए। उनके और कई ब्रांड बहुत चर्चित हैं, जिसमें मैजिक मोमेंट शराब का ब्रांड इसी कंपनी का है, जिसको बहुत ज़्यादा पिया जाता है अंग्रेजी शराब में। खाली अंग्रेजी पर ही आधिपत्य नहीं है ललित खैतान और अभिषेक का, इसके अलावा वो बियर में और देसी दारू में भी 40-50% का दखल रख रहे हैं। सीएजी ने जब ये खुलासा किया तो काफ़ी लंबी जांच पड़ताल की है, जिसमें आयकर रिटर्न और आबकारी के दस्तावेजों का मिलान किया गया है, जिसके बाद यह टैक्स चोरी पकड़ी गई है। इस घोटाले में आबकारी विभाग के कई आईएएस अफसरों की भूमिका काफ़ी संदिग्ध है, क्योंकि उनके साठ गांठ के बिना उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को इतने बड़े राजस्व की चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। ये राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन मिली भगत ने ये नुकसान संभव बनाया है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि लखनऊ में एक बहुत बड़ा शराब महोत्सव हुआ, एक सेंट्रम होटल है उसमें, जिसमें उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री अधिकारियों को महिमा मंडन करने के लिए आबकारी आयुक्त और प्रमुख सचिव को चीफ गेस्ट बनाया गया था। लेकिन डर के मारे मीडिया में खुलासा होने पर ये लोग नहीं गए। रेडको खैतान के मालिक ललित खैतान और उनके बेटे अभिषेक खैतान की भूमिका इस टैक्स चोरी में कितनी बड़ी है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन अधिकारी इस पूरे मामले को दबाने में लगे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खैतान की तरक्की का ताज़ा एक नमूना आपको सीतापुर जिले में भी देखने को मिलेगा, जहां उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लांट शराब निर्माण का लगाया है, जिस पर उत्तर प्रदेश के आबकारी के विभाग के अधिकारी, आयुक्त, प्रमुख सचिव सब फिदा हैं। वो उसको दर्शनार्थ देखने जाते रहते हैं। विधानसभा में सीएजी की जो रिपोर्ट पेश हुई है, उसके बाद बताया जाता है, चर्चा है कि खैतान के जो कर्मचारी हैं वो आबकारी मुख्यालय में रात भर जागकर कागजों को दुरुस्त करा रहे हैं। आबकारी विभाग के अफसर उनसे मिले हुए हैं। इतना बड़ा खुलासा होने के बाद रेडको खैतान पर न कोई एफआईआर हुई, न कोई कार्रवाई हो रही है। बेईमानी का सिंडिकेट नीचे से लेकर ऊपर तक फैला हुआ है। सेंथिल पांडियन उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त हैं। वो इन दिनों शराब लॉबी के नए संरक्षक बनकर उभरे हैं। संजय भूसरेड्डी के जाने के बाद सेंथिल पांडियन का विभाग में पूरा वर्चस्व कायम हो गया है। घोटालेबाजों के पास इतना पैसा है, इतनी पकड़ है, इतना ज़्यादा वो राजस्व सरकार को दे रहे हैं कि कोई उनके खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं है। बड़ी हैरत की बात है कि जिस प्रदेश में हमेशा शुचिता की बात होती हो, आदर्श की बात होती हो, वहाँ शराब पिलाकर हजारों हजार करोड़ का राजस्व लाने के लिए अफसरों को खुली छूट दी गई है। चाहे अफसर ओवर रेटिंग कराएं, चाहे टैक्स की चोरी कराएं, चाहे शराब में पानी मिलवाएं, डाइल्यूशन कराएं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है,
क्योंकि वो कमाऊ पूत बने हुए हैं। बड़ी हैरत की बात है कि हम जैसा देखते हैं, जैसा हमारे नेता बोलते हैं, उसके विपरीत इतने कमाऊ विभाग में जो कुछ चल रहा है वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सरकार चोट खाकर भी, सरकारी राजस्व का नुकसान कर कर भी इनको दुलार रही है, प्यार कर रही है कि बेटा बैठो, पुचकार रही है कि खूब शराब पिलाओ, खूब पैसा कमा कर हमें दो। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की कीमत पर एक महकमा फल और फूल रहा है, उसमें अधिकारी भी मजा का मार रहे हैं और जो रेडको, खैतान जैसे कंपनियों के मालिक हैं शराब के, उनका तो दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। बहरहाल सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता ये तय करे कि लोगों के जीवन पर शराब कितना भारी पड़ रही है और सरकार को पैसे से मोहब्बत है या लोगों की जिंदगी से। शराब के बाद अब किसानों की बातें, क्योंकि किसान अन्नदाता हैं। हमारे घर में जो रोटी बनती है, जो हम लोग खाते हैं, वो किसानों की मेहनत से, खेत से उग कर आती है, हम तक पहुंचती है। जिनके पास पैसा है वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसानों के हकों पर सरकार में बैठकर डाका डालते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक बड़े घोटाले से रूबरू कराएंगे। मामला उद्यान विभाग से जुड़ा है। आपको याद होगा कि आम महोत्सव में उद्यान विभाग के अफसरों ने एक बड़ा पुरस्कार घोटाला कर दिया, यानी कि किसानों को जो पुरस्कार मिलना चाहिए था वो कर्मचारियों ने ले लिया। पुरस्कार घोटाला करने के बाद भी ये शांत नहीं हुए। अब उनका एक नया घोटाला हम आपके सामने लेकर आए हैं और वो है किसानों को दिया जाने वाला बीज घोटाला। इस बीज घोटाले को करने के लिए अफसरों ने केंद्र सरकार के नियमों को तोड़ मरोड़ दिया, कानून को ताक पर रख दिया। जो डीबीटी स्कीम है उसको किस तरह से पलीता लगाया, कितनी चालाकी से, होशियारी से, आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। भारत सरकार, मोदी सरकार, उसकी ये नीति है कि किसानों को डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया जाए खेती बाड़ी में मदद करने के लिए। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, लाभ को सीधे खाते में पैसा देकर ट्रांसफ़र करना डीबीटी है। लेकिन उद्यान विभाग के निदेशक आर.के. तोमर और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किसानों की आंखों में खुलेआम धूल झुकवा दी और डीबीटी में कैश के बजाय काइंड को अपना लिया, यानी कि किसानों को बीज खरीदने के लिए सीधे खाते में पैसा नहीं दिया जाएगा, किसानों को उद्यान विभाग बीज मुहैया कराएगा। अब आप सुनिए खेल कि जो सरकार, मंत्री, प्रमुख सचिव ये कहते हैं कि हम किसानों की आय बढ़ाने में लगे हैं, दरअसल वो किसानों की नहीं, अपनी आय करोड़ों में बढ़ाने में लगे हैं और करोड़ों अपनी जेब में डाल भी रहे हैं। घोटाला एकदम नियोजित ढंग से हो रहा है, जिससे कि सरकार को भी ना एहसास हो और किसानों को भी ज़्यादा तकलीफ ना हो। उद्यान विभाग ने डीबीटी का स्वरूप बदल दिया और ये कहा कि हम किसानों को चुनिंदा कंपनियों से हाइब्रिड बीज उपलब्ध कराएंगे। लेकिन ये जो बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं ये दूसरी कंपनियों के मुकाबले काफ़ी महंगे भी हैं और घटिया भी हैं। आपको बता दें कि जो उद्यान विभाग है वो हमारे प्रदेश के किसानों को बागवानी के लिए, सब्जी के लिए, फूलों की खेती के लिए, तमाम सारे इस तरह के काम के लिए मुफ्त के हाइब्रिड बीज उपलब्ध कराता है, जिसकी खरीद में ये लोग घोटाला करते हैं। पिछले 2 सालों में लगभग 60 से 65 करोड़ रुपया का घोटाला किया गया है बीज वितरण में। आपको बताएं घोटाला कैसे कर रहे हैं। इन्होंने बीज खरीद के लिए 4 संस्थाएं नामित कर दी, जबकि गाइडलाइन है कि खुली निविदा के माध्यम से, टेंडर के माध्यम से संस्थानों के रेट आमंत्रित किए जाएं। लेकिन उद्यान विभाग के अफसरों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नाफेड, एनएससी, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम और एक संस्था से कोटेशन ले लिया और नाफेड संस्था को सारी बीज खरीद करने की जिम्मेदारी दे दी।
जबकि एनएससी भी भारत सरकार की संस्था है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, वो नाइफेड से ज़्यादा सस्ते दर पे बीज उपलब्ध करा रही है, लेकिन उससे बीज नहीं लिया गया। एक छोटा सा उदाहरण आपको दें कि उद्यान विभाग जो मिर्च के बीज नाइफेड से 50,000 रुपया प्रति किलो के रेट से खरीद रही है, वही बीज एनएससी संस्था 35,000 रुपया में बेच रही है। बाजार में भी वही बीज मौजूद है, हाइब्रिड बीज किसान बाजार से भी खरीद सकता है और वो सस्ते हैं, और जो नाइफेड बीज दे रहा है उद्यान विभाग वो महंगा दे रहा है। लेकिन आप एक चीज़ और जानकर हैरान होंगे कि नाइफेड से जो किसानों को बीज दिया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं मिलता है, ये कहीं चेन्नई से, कहीं तमिलनाडु से सप्लाई कराते हैं। और यहाँ हर ज़िले में, हर बाज़ार में किसानों को बीज की दुकानें खुली हैं, प्राइवेट, लोग जाके खरीदते हैं। बस खाली वैरायटी का नाम ये लोग बदल देते हैं, वैरायटी सब वही है, सस्ती है। ये 50,000 में बेच रहे हैं, एनएससी 35,000 में बेच रही है, और बाज़ार में किसान जाए दुकान पे तो उसका तो 25,000 रुपये किलो बीज मिल जाए। 10 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 100, इतना लेना होता है किसान को। हाइब्रिड बीज महंगे आते हैं। तो इस तरह के घोटाले, लाखों करोड़ों कुंतल बीज की जब सप्लाई हो रही है पूरे प्रदेश में, तो आप सोचिए कि कितना मुनाफा अफसरों की जेब में जा रहा है, कितना बड़ा गोलमाल और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उद्यान विभाग में दिनेश सिंह मंत्री हैं और मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव हैं, जो एपीसी का पद भी जिनके पास है, और आर.के. तोमर डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। तोमर का इसी अगस्त महीने में रिटायरमेंट भी हो जाएगा, लेकिन रिटायरमेंट से पहले हलोर लियो, पूरा इकट्ठा कर लियो, बोरे में भर लियो और ऊपर से नीचे तक पिलाओ। इसकी जांच होनी चाहिए कि जो बीज बाजार में सस्ता है वो सरकार महंगा खरीद के कैसे बेच रही किसानों को। भाई मुफ्त दे रहे हो, लेकिन लेते रहो, किसान इस प्रदेश की जनता के पैसे से खरीद रहे हो। किसान की जेब में अगर सीधे खाते में पैसा दे देते तो बाजार से, चाहे जिस दुकान से खरीदे, और सस्ते दर पे मिलता उसको। बहरहाल सरकार को देखना है कि उसके लिए उत्तर प्रदेश में किसानों की तरक्की जरूरी है या ये इनके कमाऊ पूत। आज पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आपको साहित्य की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे। जो लोग जनता के हितैषी बनते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, करोड़ों का घोटाला करते हैं, उन पर है, सुनिएगा कि हर दिन एक सितम रात करे हो दोस्त, पर दुश्मन को भी मात करे हो, और मेरे लहू पर गुजर औकात करे हो, और मुझसे ही अमीरों की तरह बात करे हो, और दामन पर कोई छीट, न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। नमस्कार।